सर पार्टनरशिप एक्ट इजी है। इसका फर्स्ट और थर्ड यूनिट तो काफी इजी है, सेकेंड यूनिट काफी बड़ा है। इजी तो वो भी है बट बड़ा है सर, छोटा नहीं है सर। जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की हम जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो पार्टनरशिप इज वेरी सिंपल। पार्टनरशिप कोई भी पूछे क्या होता है सर, जहां पर टू और मोर पर्सन साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, ठीक है, एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जहां पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बेहाफ में काम करता है और दूसरा पार्टनर प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन में रहता है सर। ठीक, जहां पर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर साथ में काम करते हैं उन पर्संस को पार्टनर कहा जाता है। जिस नाम से काम करते हैं सर वो फर्म, और उस फर्म का नाम क्या होता है, फर्म नेम। ठीक, ये सब बकवास है। अब देखो सर, यहां से काम कर एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप में क्या दो या दो से ज्यादा लोग होना चाहिए, यस, बट मैक्सिमम कितना, 50। ठीक है, मैक्सिमम 50। क्या इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, यस सर, जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं सर। क्या इनका बिजनेस कंडक्ट करना कंपलसरी है, यस सर। अगर बिजनेस नहीं है तो वो पार्टनरशिप भी नहीं हो सकता, फिर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा सर। एग्री टू शेयर प्रॉफिट, सर सिंपल सी बात है सर, आप प्रॉफिट खुद बता दो, नहीं तो हम ये मान के चलेंगे कि इक्वली शेयर होगा प्रॉफिट सर। ठीक है, उसके बाद सर अगला दिया हुआ है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी को हम प्यार से म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं सर, जहां पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और वो उसका एजेंट भी है। ठीक है, दोनों कैपेसिटी में काम करता है सर। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में 3 ही पॉइंट होते हैं सर। एग्रीमेंट होना चाहिए इनके बीच में, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, लॉस मेकिंग रेशियो, सॉरी लॉस शेयरिंग रेशियो आप चाहो तो उसको अलग भी बता सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम प्रॉफिट शेयर करते हैं बट हम उन्हें पार्टनर नहीं बोलते। ठीक है, ये लेंडिंग ऑफ मनी है, लेंडिंग ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज। सर कोई लेंडर है या कोई सर्वेंट है, इनके साथ अगर आप प्रॉफिट शेयर कर भी रहे हो तो सर इन्हें पार्टनर नहीं कहा जाता है सर। ठीक है, फिर हमने बोला था सर एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और उसका एजेंट भी है। फिर पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, दोनों के बीच में डिफरेंस। सर पार्टनरशिप में लीगल स्टेटस सेपरेट लीगल एंटिटी होती ही नहीं है सर। क्या कंपनी में होती है, यस, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सर पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी है सर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। बट सर कंपनी के केस में कोई म्यूचुअल एजेंसी वाली बात ही नहीं है, ऐसा कुछ पड़े ही नहीं है। सर पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर, किस बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपने क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया सर। बट सर कंपनी के केस में ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो आपको डिविडेंड मिलता है सर, ऐसा कोई प्रॉफिट शेयरिंग वाली बात नहीं है। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड, कंपनी में लिमिटेड है सर। अगला हुआ है प्रॉपर्टी। सर पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी क्या बाद में जाके पार्टनर्स को ही बंटती है, यस, बट सर पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म की होती है और पार्टनर्स की प्रॉपर्टी अपनी पार्टनर्स की होती है। कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है सर वो कंपनी की ही होती है सर, वो आगे जाके सर शेयर होल्डर्स को बटे ना बटे वो डिपेंड करेगा सर, कोई बोल नहीं सकता पहले से। ठीक है, अगला है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। सर पार्टनरशिप में आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, कंपनी में तो आप अपना शेयर ट्रांसफर कर दो, क्या दिक्कत है सर। अगला मैनेजमेंट, पार्टनरशिप को मैनेज कौन करता है सर, एक्टिव पार्टनर्स, उनके जो एक्टिव पार्टनर होते हैं। कंपनी को कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगला है रजिस्ट्रेशन। सर पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना आपकी चॉइस है, कराना है कराओ, नहीं कराना है मत करो, बट कंपनी को तो रजिस्टर कराना कंपलसरी है सर। वाइंड अप, पार्टनरशिप को आप जब चाहे तब डिसॉल्व कर सकते हो, पार्टनरशिप एट विल है तो जब मन होगा नोटिस हो डिसॉल्व कर दो। बट सर कंपनी को डिसॉल्व करना है तो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिसॉल्व होता है सर। नंबर ऑफ मेंबरशिप, पार्टनरशिप में 50, कंपनी में डिपेंड करता है सर, प्राइवेट है तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक है तो मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, जब तक कुछ और ना बोले, जब तक कुछ और ना बोले पार्टनरशिप चलती रहती है सर, नॉर्मली चलती रहती है। ठीक है, बट डेथ वगैरह के केस में डिसॉल्व भी होती है सर। कंपनी तो परपेचुअल सक्सेशन है सर, लोग मर भी जाए तो भी कंपनी चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पार्टनरशिप और क्लब, इसके बीच में डिफरेंस। सर पार्टनरशिप तो हम अभी समझे, क्लब क्या होता है सर, ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जिनका प्रॉफिट पर्पस नहीं होता है, इनका मोटिव ही क्या होता है सर, सोशल सर्विस। ठीक है, यहाँ पर सर पार्टनर और एजेंट होते हैं, यहाँ पर मेंबर होते हैं। सर पार्टनरशिप फॉर्म में हमारा इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में, सर इसमें नहीं होता हमारा,
इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। क्यों सर? सोसाइटी या क्लब की प्रॉपर्टी वो सोसाइटी और क्लब की होती है, मेंबर्स की नहीं होती है सर। अगला डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप का तो आप डिसॉल्व भी कर सकते हो सर। क्लब वगैरह के केस में मेंबर आए जाए क्लब चलता रहेगा सर, क्लब को थोड़ी फर्क पड़ता है सर। अगला दिया हुआ है पार्टनरशिप और एचयूएफ के बीच का डिफरेंस। पार्टनरशिप तो एक एग्रीमेंट से बनता है सर। एचयूएफ जो बनता है सर वो क्रिएटेड बाय बर्थ है, एक लीगल स्टेटस है सर, लॉ से क्रिएट करते हो आप एचयूएफ को। सर अगर कोई पार्टनर की डेथ हुई तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है सर। फैमिली में अगर किसी एक की डेथ होती है तो फैमिली एचयूएफ डिसॉल्व नहीं होता है सर। मैनेजमेंट सर पार्टनरशिप को कौन करता है? एक्टिव पार्टनर जनरली, नहीं तो बाकी सब पार्टनर भी कर सकते हैं सर, वो डिपेंड करेगा आपके एग्रीमेंट में। बट सर एचयूएफ को कौन मैनेज करता है? कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली। अथॉरिटी कौन है सर? एवरी पार्टनर, हर पार्टनर के पास अथॉरिटी है सर, हर पार्टनर प्रिंसिपल एजेंट है। यहाँ पर तो कर्ता के पास अथॉरिटी है। लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड, कंपनी एचयूएफ के केस में कर्ता की अनलिमिटेड है, बाकी को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। सर कॉलिंग फॉर अकाउंट्स, पार्टनरशिप में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉल करके चेक कर सकते हो। एचयूएफ के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप नहीं मंगा सकते, मेंबर नहीं मंगा सकते सर। गवर्निंग लॉ, इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इसके लिए हिंदू लॉ है सर। सर पार्टनरशिप के केस में माइनर कभी लाइबिलिटी लेता ही नहीं है सर, लेता ही नहीं है माइनर, तो पर्सनली लायबल होता ही नहीं है सर। बट सर जब बात एचयूएफ की होती है तो क्या माइनर लायबल होता है? नहीं। बट क्या माइनर मेंबर बन सकता है? यस, माइनर तो बॉन्ड मेंबर बनता है इसका। अगला है कंटिन्यूटी। सर वो पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी कि नहीं ये डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। बट जब बात एचयूएफ की होती है तो एक मेंबर की डेथ भी हो गई तो भी फैमिली चलती रहती है। नंबर यहाँ पर सर मैक्सिमम 50, यहाँ कोई लिमिट नहीं है सर फैमिली में। शेयर इन द बिजनेस, सर कैसा प्रॉफिट शेयर होगा वो तो सर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट से पता चलता है। और यहाँ पर सर सिर्फ पूरा पैसा कौन लेके जाता है? कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली। इसके बाद है पार्टनरशिप और कोओनरशिप में डिफरेंस। सर कोओनरशिप जो होती है ना वो इनहेरिटेंस से होती है सर, या तो लॉ के थ्रू कोओनरशिप क्रिएट की जाती है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी के दो ओनर, कोओनर्स, एग्रीमेंट के थ्रू या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सर इम्प्लाइड एजेंसी, पार्टनरशिप में तो म्यूचुअल एजेंसी होती है, एक पार्टनर प्रिंसिपल एजेंट। सर कोओनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है ऐसा। हर आदमी अपना शेयर बेच सकता है और पैसा ले सकता है। शेयर ऑफ इंटरेस्ट, सर यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग होती है, यहाँ कुछ नहीं होता सर। मैंने अपना हिस्से का घर बेचा तो काय का किसी और से शेयर करूं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप में आप ट्रांसफर नहीं कर पाते हो इंटरेस्ट। क्या कोओनरशिप में इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो? हाँ, अरे मेरा ही तो शेयर है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा हिस्सा है, मैं तो बेच सकता हूँ ना। अगला है पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन। मैंने बताया सर क्लब वगैरह होते हैं ये सोशल इंटेंशन से बनते हैं सर, यहाँ प्रॉफिट इंटेंशन नहीं होता है सर। काइंड ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहला क्या दिया हुआ है? पार्टनरशिप एट विल, ये तो इच्छा से चलती है सर। अब मान लो कल के दिन ये पार्टनरशिप डिसॉल्व करना है तो क्या नोटिस देना पड़ेगा? हाँ, अरे देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, नोटिस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? ऑल द पार्टनर्स को, कि हम पार्टनरशिप फॉर्म बंद कर रहे हैं सर। अगला है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है सर, फिक्स पीरियड है। जैसे ही फिक्स पीरियड खत्म होगा क्या होगा? पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, बंद नहीं होगी, पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये कोई पर्टिकुलर एडवेंचर इवेंट या पर्पस के लिए आपने बनाया था, जैसे ही इवेंट पर्पस खत्म होता है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाती है? विल में, ठीक है। और चाहो तो आप इसको डिसॉल्व भी कर सकते हो। जनरल पार्टनरशिप ये नॉर्मल होती है सर। उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होती है सर? एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें हम टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इसमें तो आप चाहो तो मन से लिख सकते हो सब, इसको याद करने की जरूरत नहीं होती है। टाइप ऑफ पार्टनर, सबसे पहला कौन होता है? एक्चुअल, एक्टिव या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ये कौन होता है सर? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, हर काम करता है। नहीं है इसमें ये वाला। चलो, एक्टिव, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर, ये वर्ड याद रखना सर। ऑस्टेंसिबल पार्टनर ये वो पार्टनर है सर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अब ये आदमी अगर कल के दिन पार्टनरशिप छोड़ के जाएगा तो क्या नोटिस देगा कि नहीं? हाँ, बिना नोटिस ये तो जा ही नहीं सकता, बिना नोटिस ये नहीं जा सकता सर। अगला है स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर, ये वो आदमी जो काम हम कुछ नहीं करता है, पैसा लगाता है, प्रॉफिट लेता है, साइड खिसक जाता है, इसको नोटिस देना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, ये क्यों नोटिस देगा, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। अगला है नॉमिनल पार्टनर, ये वो आदमी है जो पार्टनर नहीं है बट अपना नाम देता है सर फर्म को, ठीक है। इन लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं कि नहीं? हाँ। क्या लॉस लेगा कि नहीं? हाँ, बताना पड़ेगा सर। अगला है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, इसका तो बेस्ट एग्जांपल माइनर है।
माइनर कभी पर्सनली लायबल नहीं होता, पर्सनली लायबल नहीं होता, बट माइनर कितने के लिए लायबल होगा? जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा। ठीक है, इनकमिंग पार्टनर सबको पता है, आउटगोइंग पार्टनर पता है सर। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कौन है सर? ऐसा कोई पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टनर है, जबकि वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, क्या वो भी लायबल रहेगा फर्म के लिए? यस सर, ये पार्टनरशिप का फर्स्ट यूनिट था। जो नॉमिनल पार्टनर्स लेते हैं ना प्रॉफिट, हम देते नहीं है, जनरली उनको रॉयल्टी के फॉर्म में देते हैं, हम उन्हें प्रॉफिट नहीं देते, क्योंकि वो अपना नाम दिया ना, डीड में उसका नाम नहीं है, डीड में उसका नाम नहीं है तो तू उसको शेयर कैसे देगा? अपन शेयर नहीं निकाले ना, डीड तो तेरे मेरे बीच की है, तो तेरे मेरे बीच में डिसाइडेड है 1:1 का रेशियो है, बट उसका रेशियो नहीं डिसाइडेड है, इसलिए हम उसको रॉयल्टी के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, अगला है सर रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। यही यूनिट थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कुछ चीजें टफ नहीं है, इजी है, बट बड़ा है, लेंदी है सर। जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनरशिप। सर जनरल ड्यूटी क्या है कोई भी पार्टनर की? जॉब नॉर्मली वो एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो एक काम करना चाहिए था, वो काम वो पार्टनरशिप के लिए करेगा सर, वो कर सकता है। टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज पार्टनरशिप फर्म के लिए काम कर सकता है। और सर अगर कल के दिन कोई पार्टनर की गलती से अगर फर्म को लॉस होता है, तो उस पार्टनर की जिम्मेदारी है कि क्या करना, उस लॉस को कंपनसेट करना, चाहे फ्रॉड के थ्रू हो या कोई भी रीजन से हो। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। मैंने आपको ये समझाया था सर, नॉर्मली आप डीड में लिख के जो लिखना चाहो लिखो, मैं मना नहीं करता, पर अगर डीड में नहीं लिखे तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है मैं जिंदा हूं, फिर मैं बताऊंगा सर राइट्स और ड्यूटीज क्या रहेंगे। नॉर्मली आप डीड में जो लिखते हो वही राइट्स एंड ड्यूटीज मानी जाती है सर। ठीक है, अब तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिए, अब हमें ये समझेगा सर कि हम डीड में लिख के किसी को बिजनेस करने के लिए रोक सकते हैं, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड रोक सकते हैं, बट रीजनेबल एरिया और रीजनेबल प्लेस तक। आप किसी को परमानेंट नहीं रोक सकते किसी चीज से, परमानेंट रोकोगे तो वो वॉइड एग्रीमेंट है, शुरू से ही गलत है। हरी बात समझ। अगला देखो, द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखते हो तो वो बात है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखते हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है मैं बताता हूँ, कोई भी पार्टनर के पास पावर है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है सर, कि कोई भी पार्टनर के पास पावर है कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकता है। सर अगर कल के दिन कोई पार्टनर्स के बीच में डिफरेंसेस आए तो कैसे डिसाइड होगा? नॉर्मल डे टू डे कोर्स वाली बात है तो मेजोरिटी से डिसाइड होगी, बट अगर नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज हो रहा है तो हर एक पार्टनर की कंसेंट चाहिए। आप ज्वेलरी से कपड़े का काम करने जाओगे तो सब पार्टनर की कंसेंट चाहिए, बट अगर मान लो कोई छोटी मोटी नॉर्मल डे टू डे उधारी लेना है, उधारी रीपे करना है, तो ये नॉर्मल है, डे टू डे बिजनेस वाली बात है, तो मेजोरिटी से डिसाइड होगा, ये ध्यान रखना। ठीक, हर एक पार्टनर के पास राइट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने का, इंस्पेक्ट करने का सर, और उसकी कॉपी लेने का। म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। सर जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर रेम्यूनरेशन के लिए लायबल नहीं है। आप डीड में लिख के देना चाहते हो लिख दो सर, अगर आप डीड में लिखोगे 3:2:1 तो वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आप नहीं बताओगे तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है इक्वल है। ठीक है, फिर सर पार्टनर्स प्रॉफिट, ये जो कैपिटल लगाए क्या उस कैपिटल में उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा? यस, कितना? 12%, उससे ज्यादा नहीं देंगे सर। पर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख के कुछ और भी लिख सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख के ये लिख सकते हो कि पार्टनर जो कैपिटल लगाया उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ये लिख सकते हो। ठीक है, अगला, कोई पार्टनर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में एडवांसेस दिया होगा तो क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा? यस, 6%। सर कल के दिन अगर फर्म को कोई लॉस हो रहा है तो पार्टनर क्या कंपनसेट करेगा? यस, अगर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इमरजेंसी या तो सर इमरजेंसी की सिचुएशन हो, अगर कोई भी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ में फर्म के नाम से कोई पेमेंट किया है, और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है या इमरजेंसी सिचुएशन में किया है, तो फर्म की ड्यूटी है कि उस पार्टनर को वो पैसा दे। ठीक है, याद रखना, फर्म के नाम पे करना चाहिए। A partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by a willful neglect। अगर कुछ गलती हो रही है सर, कोई पार्टनर से अगर कोई गलती हो रही है तो क्या उसको फर्म को कंपनसेट करना पड़ेगा? यस, इंडेमनीफाई द फर्म, आपकी गलती है सर। ठीक, अगला है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको बताया था सर, क्या पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी कहलाती है? यस, वो तो बाद में डिसॉल्व वगैरह या कुछ होने पे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बढ़ती है, नहीं तो नॉर्मली वो किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, ये गुडविल वाला क्वेश्चन पूछा था सर टेस्ट में। ठीक है, आधे लोग सोचने लग गए थे सर गुडविल का क्या होगा। ठीक है, क्या पार्टनरशिप फर्म में क्या गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है? हाँ
करते ही हो। गुडविल को क्या रीवैल्यू भी करते हो? हाँ, कोई नया पार्टनर आया तो गुडविल रीवैल्यू हो जाती है। सर पार्टनरशिप में पार्टनर्स को गुडविल बढ़ती है, पर वो कब? जब डिसोल्यूशन की बात हो। अबे नॉर्मली गुडविल मत बांट देना, नॉर्मली तो फर्म की गुडविल फर्म की होती है सर, ठीक है। इसके बाद देखो ये यही बात दी हुई है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फर्म की प्रॉपर्टी सिर्फ कौन यूज करेगा? फर्म के लिए। क्या पार्टनर्स अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? नो ना, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म ही यूज होता है सर। अगर कोई पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म के टाइम में जहां पर वो पार्टनर था, वहां पर बैठे बैठे अगर कुछ पर्सनल प्रॉफिट कमा रहे हैं तो क्या उसको वो प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा? यस। अगला है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ फर्म आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। सर अगर आप फर्म में कोई चेंजेस करते हो तो सर लॉ ये बोलता है कि अगर आप चेंजेस करते हो तो नया डीड बना लो। नए डीड में जो आप चेंजेस लिखोगे वो एप्लीकेबल है, पर अगर आपने नए डीड नहीं बनाया और कोई चेंजेस नहीं लिखा तो जो पुराने डीड में लिखा हुआ है ना, वही बात एप्लीकेबल हो जाएगी। ये माना ही नहीं जाएगा सर कोई चेंज हुआ है आपकी डीड में। आप चेंज करोगे मान लेंगे, नहीं चेंज करोगे नहीं मानेंगे। आगे देखो, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ये दिया हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद देखो, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। सबसे पहला है पार्टनर टू बी एन एजेंट ऑफ द फर्म, यही तो मैंने बताया सर। एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, म्यूचुअल एजेंसी है सर, ठीक है। फिर अपन ये पढ़े थे एम्प्लॉयड अथॉरिटी। मैं कल भी किसको समझाया था? राम मालिक याद नहीं है, मैं कल भी एक जन को समझाया था कि सर सेक्शन 22 पहले पढ़ना फिर 19 पढ़ना। 22 ये बोलता है सर, देखो नीचे आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, कहां गया? ये रहा। अगर आप फर्म को अपने काम से बाइंड करना चाहते हो तो पहली चीज फर्म के नाम से होना चाहिए, विद इन अथॉरिटी होना चाहिए और यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अगर ये तीन बातें सेटिस्फाई होती है तो आपके काम के लिए फर्म लायबल है। तो नॉर्मली अगर कोई पार्टनर ये तीन बातें सेटिस्फाई करके काम करता है तो पार्टनरशिप फर्म उसके काम के लिए लायबल है, ये उसके अथॉरिटी के अंदर है। बट सर कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसकी अथॉरिटी के अंदर नहीं होती है। अब अगर वो सब काम एक पार्टनर को करना है तो वो काम करने के लिए पार्टनर को एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा कि एक पार्टनर अगर ये सब काम करना चाहता है तो ये काम करने का पावर आपको उसको एग्रीमेंट में देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो एक पार्टनर ये काम नहीं कर सकता, ये काम उसके इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। पहले सेक्शन 22 पढ़ना फिर 19 पढ़ना तो क्लैरिटी अच्छी रहेगी सर, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। समझ आया? बैठा दिमाग में? एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी। अगर कोई पार्टनर की जो इंप्लाइड अथॉरिटी है, जो उसके पास पावर है, अगर आप उसको बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो तो वो थर्ड पार्टी के रिलेशन में कब एप्लीकेबल हो पाएगा? जब सबसे पहला थर्ड पार्टी को उसका नॉलेज हो और थर्ड पार्टी ये बोले भाई मैं एक पार्टनर से डील नहीं कर रहा हूं, मैं फर्म से डील कर रहा हूं, मेरे को फर्म से मतलब है। समझ आया? बैठा दिमाग में? अगला, पार्टनर्स अथॉरिटी इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। सर अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो कोई पार्टनर अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है और कुछ काम कर रहा है तो उस केस में फर्म लायबल होगी, प्रोवाइडेड ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एक आम आदमी की समझदारी से काम करना है, ऐसा नहीं कि लूट रहे, ठीक है। और फर्म के नाम पे करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि सर ऑर्डिनरी प्रूडेंस है मतलब फर्म के नाम पे नहीं करोगे आप। फर्म के नाम पे करो, ऑर्डिनरी प्रूडेंस पे करो। हो सकता है आपके अथॉरिटी में हो और हो सकता है ना भी हो सकता है हो और हो सकता है ना भी हो। समझ आया? बैठा दिमाग में? फिर इफेक्ट ऑफ एन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कोई भी पार्टनर को एडमिट करते हो तो जिस दिन से वो एडमिट हुआ उसकी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, ये बड़ा जबरदस्त है सर, याद रखना सर। एक बार अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें एक्टिव पार्टनर को अगर नोटिस दे दी गई है तो ये मान लिया जाता है कि पूरे फर्म को नोटिस मिल गई है। बाद में कोई पार्टनर ये नहीं बोल सकता कि मेरे को नोटिस नहीं मिली है। लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, सर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स जो है जॉइंटली एज वेल एज सेवरली लायबल है सर। एक पार्टनर से भी पूरा पैसा वसूला जा सकता है, सबसे मिला के भी पूरा पैसा वसूला जा सकता है, जॉइंटली एज वेल एज सेवरली लायबल है सर। सर अगर कोई पार्टनर फर्म का नाम यूज करके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में विद इन अथॉरिटी अगर कुछ गलत काम करता है और फर्म को लॉस होता है तो क्या फर्म लायबल है? यस।
लाइबल है, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी के अंदर फर्म के नाम से या अपने नाम से कोई पैसा लेता है विद इन अथॉरिटी, है ना, विद इन अथॉरिटी, तो उस केस में क्या फर्म लायबल रहेगी? यस, फर्म लायबल रहेगी। ध्यान रखना, अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए सर, विद इन इज पेरेंट अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी के अंदर है ही नहीं तो वो काम कैसे कर रहा है सर? फिर फर्म बोलेगी जब तेरे अथॉरिटी में था ही नहीं तो तू ये काम किया ही कैसे, कर ही नहीं सकता था। अगला है राइट ऑफ अ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। सर ट्रांसफरी कौन होता है? किया जाता है, जिसको ट्रांसफर किया जाता है। एक होता है ट्रांसफरर, एक होता है ट्रांसफरी। जिसको ट्रांसफर किया जाता है वो कहलाता है ट्रांसफरी। तो इन्होंने बोला सर अगर कोई पर्सन है जो अपना शेयर इन पार्टनरशिप ट्रांसफर कर रहा है सर, कैसे ट्रांसफर कर सकता है? बाय सेल, मॉर्गेज, प्लेज, किसी भी तरीके से अगर वो ट्रांसफर कर रहे हैं, देखो, तो उस केस में ट्रांसफरी के क्या राइट्स है, सामने वाले के क्या राइट्स है। अब सामने वाले के राइट्स इस पे डिपेंड करेगा सर पार्टनरशिप अभी चल रही है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है। अगर पार्टनरशिप चल रही है तो वो बंदा इंटरफेयर नहीं करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के टाइम। क्या वो इंटरफेयर कर सकता है बिजनेस में? नहीं। क्या वो इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स? नहीं। क्या वो बुक्स को चेक कर सकता है? नहीं। वो सिर्फ प्रॉफिट लेके कोने में बैठ जाएगा। पर अगर कल के दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है तो फिर वो बुक्स चेक कर सकता है सर। सर क्यों? अबे बुक्स चेक नहीं करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कितना प्रॉफिट बनता है उसका? To receive the share of the asset of the firm to with the and for the purpose of ascertaining the share, he is entitled to account for the date of to account as from the date of dissolution. वो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर सकता है? चेक कर सकता है। आई बात समझ? क्लियर हुआ सबको? अगला है सर माइनर। माइनर के साथ तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही होता है सर, वॉइड एब इनिशियो, शुरू से गलत होता है सर, वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है सर। बट माइनर के साथ आप पार्टनरशिप बना नहीं सकते, आप उसको एडमिट कर सकते हो सर, एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हो। माइनर को अगर आप एडमिट कर भी दिए तो वो बुक्स चेक कर सकता है, प्रॉफिट ले सकता है, दूसरे पार्टनर के ऊपर केस कर सकता है, फर्म के ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। और अगर वो मेजोरिटी अटेन करता है तो उसको 6 मंथ्स के अंदर बताना पड़ेगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं। नहीं बताया तो ऑटोमेटिक पार्टनर बन जाएगा, ऑटोमेटिक पार्टनर बन जाएगा सर, ठीक है। अच्छा, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी माइनर की कोई पर्सनल लायबल होती नहीं है सर, पर्सनल लायबिलिटी कभी होती नहीं है। माइनर तो एक ही चीज के लिए लायबल है जितना उसको शेयर मिल रहा है, उसके बाद वो कोई लायबल नहीं है। माइनर इंसॉल्वेंट कभी हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? इंसॉल्वेंट तो तब होता है ना जब कोई लायबिलिटी लेता है। और आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, एक बार मेजोरिटी अटेन कर लिया, क्या उसके बाद ये लायबल रहेगा? यस। पर इसमें ये बात ध्यान रखना सर, माइनर को 6 महीने के अंदर नोटिस देके बताना पड़ता है सर कि वो पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं। अगर 6 महीने के अंदर नोटिस देके नहीं बताया तो ये मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर बन जाता है। ये बात ध्यान रखना सर, ठीक है। और जब वो पार्टनर बन जाएगा तो प्रॉफिट भी लेके जाएगा, लॉस भी लेके जाएगा, सब होगा सर। और अगर उसको पार्टनर नहीं बनना है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। वो दूसरे पार्टनर के ऊपर केस कर सकता है, अपना प्रॉफिट ले जा सकता है सर। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट। सर कोई भी पार्टनर को आप एडमिट कर सकते हो, कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है सर। बट एक बात याद रखना, कोई भी पार्टनर एडमिट होता है या रिटायर होता है, जब तक आप एग्रीमेंट में कोई चेंज नहीं करते ये माना जाता है कि पुराना ही एग्रीमेंट एप्लीकेबल है सर, ठीक है। उसके बाद है सर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था सर। कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है, बट इसमें कंडीशन है सर। सबसे पहला, बाकी पार्टनर्स की कंसेंट, कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, या तो आपने उसको एग्रीमेंट में पावर दिया कि तू चाहे तो खुद से भी रिटायर हो सकता है, ठीक। और तीसरा, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो वो नोटिस देके रिटायर हो सकता है सर। आ रही है बात समझ? बट एक बात इसमें ध्यान रखना, इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा सर। आप उसका अकाउंट सेटल कर दो, इससे कोई घंटा फर्क पड़ता है। अगर आपने नोटिस नहीं दिया ना सर, तो जब तक आप नोटिस नहीं देते हो तो वो लायबल भी है और प्रॉफिट भी लेके जाएगा, दोनों चीजें करेगा सर। नोटिस देना तो कंपलसरी है सर, रिटायरमेंट के केस में नोटिस तो देना ही पड़ेगा सर, ठीक है। आई बात समझ? ये वाला पॉइंट याद रख सकते हो इन केस अगर इंस्टीट्यूट को कभी घुमाना रहा तो आपको घुमाने के लिए ये पूछ सकती है कि अगर कोई पार्टनर है जो मान लो कोई बाहर वाला थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी फर्म के साथ काम कर रहा है और थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि ये आदमी पार्टनर भी है, और कल के दिन वो रिटायर हो गया, तो क्या वो लायबल रहेगा? नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी को पहले नॉलेज ही नहीं था कि वो पार्टनर है, तो वो लायबल कैसे होगा सर? अगला है एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। याद है एक्सपल्शन?
धक्के मार के निकाल देना सर किसी को, आप धक्के मार के निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में पावर होना चाहिए, मेजोरिटी से डिसाइड कर लो, या तो गुड फेथ होना चाहिए सर। आप इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप नहीं निकाल सकते, और अगर आप फिर भी निकाल रहे हो तो वो नल एंड वॉइड है, ये माना ही नहीं जाएगा कि उसको आपने निकाला है सर। गुड फेथ के लिए भी 3 टेस्ट है सर। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, दूसरा आप उसको नोटिस दो, और तीसरा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दो, बोलने तो मौका दो उसको भी, हो सकता है वो गलत ना कर रहा हो। अगला है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, एक बार कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो हम तो पढ़ के आए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, वो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो कहानी तो खत्म हो गई ना सर। इंसॉल्वेंसी के केस में पार्टनर इंसॉल्वेंट है, वो लायबल होगा ही नहीं सर, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर, डिजीज पार्टनर कौन, जो पार्टनर मर गया सर, जो पार्टनर मर गया क्या उसको नोटिस देना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है। नोटिस क्यों देगा सर, क्या डिजीज पार्टनर, जो पार्टनर मर गया उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे क्या वो लायबल होंगे फर्म के लिए, नहीं। क्या वो ऑटोमेटिक पार्टनर बनेंगे, नहीं, ऑटोमेटिक पार्टनर नहीं बनते सर, ठीक है। राइट ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी कंपीटिंग बिजनेस, सर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है और बाहर, क्या वो दूसरा सिमिलर बिजनेस कर सकता है, यस, प्रोवाइडेड आप उसको एग्रीमेंट में पावर दो। अगर आपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि कोई भी पार्टनर अगर अरम इंस्टीट्यूट छोड़ के जाएगा तो वो एजुकेशन वाला काम 5 साल तक नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर पाएगा, याद रखना सर। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो वो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, फर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और वो सॉलिसिट नहीं कर सकता कस्टमर को। बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि वो बाहर जाके भी अरम इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर सकता है तो वो कर सकता है, ठीक है। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट मतलब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है, उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है तो क्या वो शेयर कर सकता है, वही तो लिखा हुआ है। आप उसका अकाउंट सेटल ही नहीं कर रहे हो, आप उसका अकाउंट ही सेटल नहीं कर रहे हो तो कैसे करेंगे सर, उस केस में क्या बोलते हैं सब्सिक्वेंट प्रॉफिट लेके जाएगा। पर अगर आप उसका अकाउंट सेटल कर दिए, नोटिस हो गई, फिर क्या है सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, फिर धक्के मार के निकालो। अगला है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय द चेंज इन फॉर्म, चेंज इन फॉर्म, याद है कंटिन्यूइंग गारंटी मैंने आपको सिखाया था सर, कोई आपको सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी दिया था सर, ठीक है। आपने क्या किया, जो गारंटी दिया है उससे बिना बात किए हुए कुछ चेंज कर दिया, और जब चेंज किया तो आपने उसको बताया नहीं, तो वो आदमी बोलेगा भैया मेरे को नहीं बताया, मैं अपनी गारंटी क्या करता हूँ, रिवोक, कैंसिल। समझ आया, बैठा दिमाग में। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म के कारण हो सकता है सर, डेथ, रिटायरमेंट, इंट्रोडक्शन। अगला दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मेरे को ये चैप्टर सबसे ज्यादा इजी लगता है, बहुत ज्यादा, मेरे को इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस लगता नहीं है। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कराना तो ऑप्शनल है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड तब मानी जाती है जब आप एक पूरे डॉक्यूमेंट्स किसको दे देते हो, वो कब रजिस्टर करता है, वो भाड़ में जाए, मैंने रजिस्ट्रार को दे दिया, ये मान लिया गया कि पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर हो गई है सर। उसके बाद हमने बोला था कॉन्सिक्वेंसेज, ये मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भयानक इंपॉर्टेंट होता है सर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। पहला क्या होता है, अगेंस्ट थर्ड पार्टी, दूसरा कितना सेटअप कर सकते हैं, 100 रुपए, तीसरा सर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता, फॉर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता, चौथा थर्ड पार्टी केस कर सकती है हमारे ऊपर। सर कुछ एक्सेप्शन दिए हुए जहां पर अगर आप रजिस्टर नहीं भी करते तो फर्क नहीं पड़ता, क्या थर्ड पार्टी हमारे ऊपर केस कर सकती है, यस। क्या हम 100 रुपए तक का सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं, यस। क्या फॉर्म को डिसॉल्व करा सकते हैं, यस। ये सब चीजें तो हम कर सकते हैं। कौन सा वाला, नहीं ना, 4 ही पॉइंट काफी है, ठीक है। उसके बाद देखो सर डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म, सर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म में अंतर है सर। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मतलब एक पार्टनर एडमिट, रिटायर, डेथ, कुछ भी हो सकता है सर। डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म मतलब बंद, सब बंद। तो सर डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म में क्या पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है, यस। पर सर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है फॉर्म बंद हो सर,
आपने एक पार्टनर को रिटायर किया, अभी भी चल सकती है फर्म। वाइंडिंग अप, सर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म में क्या बिजनेस वाइंड अप कर दिया जाता है? यस, पर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है आप बिजनेस वाइंड अप करो। क्यों करोगे भाई, चलाते रहो। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, सर क्या डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के लिए कोर्ट ऑर्डर पास करता है? यस, पर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप के लिए कोर्ट नहीं आता बीच में। कोर्ट बोलता है भैया एडमिशन रिटायरमेंट तुम अपना खुद आपस में खेलो। अगला स्कोप, सर क्या पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म है तो क्या डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप भी हो जाती है? यस, अपने आप हो जाती है सर। पर सर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप है तो जरूरी नहीं है कि फॉर्म भी डिसॉल्व हो। जरूरी नहीं है, हो सकती है, जरूरी नहीं है। सर फाइनल क्लोजर, क्या डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म में बुक्स क्लोज होती है? यस, पर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है बुक्स क्लोज हो सर, आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म कैसे डिसॉल्व किया जाता है सर? देखो, एक होता है सबसे पहला वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब खुद की इच्छा से सर, जहां पर कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड होता है सर कि चलो हम तुम मिले पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दो, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब कंपल्सरी कब होता है सर? जहां पर आपने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जो कि गलत था, जो कि गलत था सर, अनलॉफुल काम कर दिया, ठीक है, तो फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है सर। ठीक, अच्छा, बट इसमें एक पॉइंट याद रख सकते हो, इतना रॉकेट साइंस नहीं है बट याद रख सकते हो। मान लो एक फॉर्म है जिसने दो काम किए, जिसमें से एक इलीगल है और एक लीगल है, तो भी क्या फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी? नो नो नो, इलीगल वाला अलग हो जाएगा, लीगल वाला अलग होगा। लीगल वाले के लिए फॉर्म आप अभी भी चला सकते हो। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, कुछ ऐसे केसेस जहां पर फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट लिखता है, याद है ना, मैंने आपको ये बात हमेशा से सिखाई है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट लिखना मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है पहले वो बात चलती है। कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं लिखता तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले दिया होता ऑन द एक्सपायरी ऑफ टर्म, 5 साल के लिए बनाया, फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी 5 साल बाद। सर आपने एक या एक से ज्यादा काम के लिए, इवेंट या एडवेंचर्स के लिए बनाया, जैसे ही वो इवेंट या एडवेंचर होता है पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व। सर अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई, आप अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखते तो फॉर्म डिसॉल्व। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, आप कुछ नहीं लिखते तो फॉर्म डिसॉल्व। अगर आप लिख दोगे कि एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने के बाद भी फॉर्म चलेगी, मींस चलेगी सर। अगला देखो सर, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। हमने पहले ही बोला था सर, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो क्या नोटिस से डिसॉल्व किया जा सकता है? यस, क्लियर है ना? बट नोटिस किसको देना है, एक पार्टनर की सब 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 सब, ठीक है सर। आपको नोटिस नहीं देना पड़ेगा, अगर आपने डीड में मेंशन कर दिया डेट ऑफ डिसोल्यूशन तो उस केस में नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती है सर। अगला डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, सर कोर्ट चाहे तो इन केसेस में डिसॉल्व कर सकता है। कोर्ट को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि डिसॉल्व ही कर। कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, परमानेंट इनकैपेबल हो गया, ठीक है, या कोई पार्टनरशिप फॉर्म में मिसकंडक्ट हो रहा है, गलत काम हो रहा है, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चोरी हो रही है सर, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन नहीं करते हो, कैश ज्यादा होल्ड करते हो, बुक्स दिखाते नहीं हो, या किसी को ट्रांसफर कर रहे हो इंटरेस्ट, या फिर पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहा है, या इसके अलावा जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। याद है सर डेडलॉक, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, दो लोग बोलते हैं डिसॉल्व कर दो, दो लोग बोलते हैं नहीं करना है। डेडलॉक हो गया तो आप कोर्ट के पास चल जाओ। लॉस ऑफ सब्सटेंटम, जिस बेस के लिए आपने पार्टनरशिप बनाई थी वही खत्म हो गया तो आप कोर्ट के पास चल जाओ सर। ठीक है, कोई पार्टनर गैम्बलिंग करना चालू कर दिया सर, ये सब केसेस में आप जा सकते हो कोर्ट, और कोर्ट इन सब मैटर पे आपका फॉर्म डिसॉल्व कर सकता है, जरूरी नहीं है करेगा, कर सकता है। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन, एक बार पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गई क्या होगा सर, बोलो क्या होगा सर? पार्टनरशिप फर्म जब तक डिसॉल्व हो रही है तब तक पार्टनर्स जितने भी रहेंगे क्या वो लायबल रहेंगे? यस, और डिसोल्यूशन से रिलेटेड अगर कोई लायबिलिटी रहेगी ना सर, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने के बाद भी पार्टनर्स लायबल रहेंगे सर, ये ध्यान रखना सर, ठीक है। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी मैंने आपको बताया। सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये तो आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते हो, याद है सेटलमेंट कैसे करना होता है सर, याद है ना? ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हो, फिर कैपिटल अकाउंट सेटल करते हो, फिर बैंक से फाइनली सेटलमेंट करते हो पार्टनरशिप में, ये वही होता है सर। इसके बाद है पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड सेपरेट डेट, इसको याद रखना। फर्म की एसेट पहले फर्म के डेट के लिए यूज होती है, फिर पार्टनर के पर्सनल डेट के लिए। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की एसेट पार्टनर्स के डेट को पहले यूज होती है पे करने के लिए, उसके बाद फर्म के डेट को यूज होती है पे करने के लिए।
ये ध्यान रखना, नहीं तो इसमें कंफ्यूज रहते एग्जाम में। समझ आया? इतना ही था आपका पार्टनरशिप।